राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा शिक्षकों के लिए आयोजित ऑनलाइन सेवारत प्रशिक्षण में आप सबका स्वागत है। निष्ठा वर्ष 2020-21 प्रशिक्षण के मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के प्रकरण शारीरिक योग्यता पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरांत शिक्षक साथी शारीरिक योग्यता के अर्थ और उसके आशय के बारे में जान सकेंगे। शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहा जाए तथा स्वास्थ्य के नियमों का कैसे पालन किया जाए, इसके बारे में जान सकेंगे। शारीरिक अभ्यास के लिए घर के अंदर और खेल के मैदान में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जान सकेंगे। विभिन्न शारीरिक स्थितियों में अर्थात उठते समय, बैठते समय, वजन उठाते समय अच्छे आसन के बारे में जान सकेंगे तथा अच्छे आसन का अभ्यास कैसे किया जाए और अच्छे आसन को विकसित कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक साथी खेलों के महत्व तथा विभिन्न विषयों के साथ शारीरिक शिक्षा के समेकन किए जाने के तरीकों के बारे में जान सकेंगे। शिक्षक योग का महत्व, यम नियम तथा योग कक्षाओं की शुरुआत करने के सही समय के बारे में जान सकेंगे। शिक्षक विभिन्न आसनों, मुद्राओं और क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा योगिक क्रियाओं को करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शारीरिक योग्यता से आशय। शारीरिक स्वस्थता का अर्थ है नित्य के कार्यों को उत्साह और सजगता के साथ संपन्न करने की क्षमता का होना। यदि हम अपने दैनिक कार्यों को बिना थके और उत्साह के साथ संपन्न करते हैं तो कहा जाएगा कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। यदि हम खेलों में भाग लेते हैं तो हमारे शरीर का व्यायाम स्वतः हो जाता है। यदि हम अपने शरीर में एकाग्रता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण क्रिया होगी। स्वच्छता संबंधी जागरूकता से और स्वस्थ खाने की आदतें अपनाकर हम स्वस्थ रहने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें? सिर्फ कद और वजन के बारे में जानना और इनकी वृद्धि और विकास को ही अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक मानना पर्याप्त नहीं है। अर्थात किसी की लंबाई बहुत अधिक हो गई है तथा उसका वजन भी ज़्यादा है तो हम उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे। पूर्ण रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है नंबर 1 शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, नंबर 2 मानसिक रूप से सतर्क रहना, नंबर 3 भावनात्मक रूप से मजबूत होना। जब हम शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होते हैं तो हमारा शरीर एक स्वस्थ शरीर कहा जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के घटक। प्रथम, शक्ति। शक्ति का अर्थ है ताकत से। किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुशअप और स्टैंडिंग बोर्ड का प्रयोग करते हुए व्यायाम करने से शरीर में शक्ति विकसित की जा सकती है। गति। चाल की दर को गति कहते हैं, यह आप जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा किसी मैदान में 50 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है तो उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। यदि दैनिक कार्यों को करते समय हमारी गति कम है तो हमें अपनी गति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य। लंबे समय तक थकान को ना महसूस करते हुए कार्य करने की क्षमता को धैर्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। धैर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे अंदर धैर्य की कमी है तो हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। शारीरिक स्वास्थ्य का अगला घटक है लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी। शारीरिक गतिविधियों को अति सरलता से करने की क्षमता को हम लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। यदि हमारे शरीर में लचीलेपन की कमी है
तो हम चोट या खिंचाव या तनाव से ग्रस्त रह सकते हैं। सिट एंड रीच अभ्यास बच्चों के शरीर में लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। शारीरिक स्वास्थ्य का अगला घटक है चपलता। चपलता का अर्थ है तीव्रता, अर्थात फुर्ती से शारीरिक गतिविधियां संपन्न करने की क्षमता। विद्यार्थियों की फुर्ती को जांचने के लिए शटल रन टेस्ट का आयोजन किया जा सकता है। अब हम शारीरिक योग्यता के लिए की जाने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये गतिविधियां दो प्रकार की होती हैं, भीतरी गतिविधियां तथा बाहरी गतिविधियां। भीतरी गतिविधियों से हमारा आशय है कि जो गतिविधियां हमारे किसी कमरे के अंदर या कक्षा कक्ष के अंदर की जा सकती हैं, उन गतिविधियों को हम इंडोर एक्टिविटीज या भीतरी गतिविधियां कहते हैं। इन गतिविधियों के कुछ प्रकार हैं: मेज के नीचे घुटनों के बल चलना, संतुलन का अभ्यास करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करना, कूदना, नृत्य करना, योग संबंधी गतिविधियां। आइए हम इनमें से कुछ और गतिविधियों को जोड़ें जो कि हम अपने कक्षा कक्ष या घर के अंदर किसी कमरे में करा सकते हैं। जिन गतिविधियों को करने के लिए हमें ज्यादा जगह या खुले मैदान की जरूरत पड़ती है, उन्हें बाहरी गतिविधियां, आउटडोर एक्टिविटीज कहते हैं। इन गतिविधियों में शामिल है सीढ़ी चढ़ना, कूदना, घुटनों के बल चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना अर्थात मेढक की तरह फुदकना, बाधाओं के बीच टेढ़ा मेढ़ा भागना, विभिन्न वस्तुओं पर कूदना और चलना। शिक्षक साथी इन सभी गतिविधियों पर विचार करें तो पाएंगे इनमें संतुलन बनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करके ऐसी ही कुछ और गतिविधियों को स्थान दें जो कि विद्यालय के मैदान में कराई जा सकती हैं। कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स ऐसे अभ्यास हैं जो किसी व्यक्ति के स्वयं के शरीर के वजन पर निर्भर नहीं करते हैं। ये अभ्यास तीव्रता और लय के विभिन्न स्तरों के साथ किए जाते हैं। कभी कभी इन अभ्यासों को रिंग और बैंड जैसे हल्के हैंड हेल्ड टूल के साथ किया जाता है। इन अभ्यासों के निम्न प्रकार हैं: नंबर 1 कदम ताल अभ्यास, नंबर 2 एरोबिक्स, नंबर 3 गाने के साथ नृत्य। गाने के साथ नृत्य करना बच्चों के लिए अत्यंत रोचक गतिविधि होती है। इस प्रकार के अभ्यास से बच्चों की मांसपेशियों और समस्त शरीर के जोड़ों का व्यायाम आसानी से हो जाता है। शिक्षकगण इस तरह के अभ्यास के लिए गेंद, डंबल, हुप्स, छाते आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे आसन का विकास। अच्छे आसन से हमारा आशय है कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे बैठते, उठते और वजन उठाते समय हम एक आदर्श स्थिति में रहें। अब हम बैठने की स्थिति में आसन के बारे में चर्चा करते हैं। बैठते समय हमारे शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर ध्यान रखने से हम विभिन्न प्रकार के तनाव और दर्द से बच सकते हैं। बैठने की स्थिति में हमारे पैर आरामदायक दूरी पर फर्श पर सपाट होने चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। बैठते समय हम घुटनों और एड़ियों को क्रॉस करने से बचें। घुटनों के पीछे और कुर्सी के बीच थोड़ा सा गैप अवश्य रखें। शिक्षक साथियों, यदि हम ठीक तरह से नहीं बैठते, नहीं खड़े होते या ठीक तरह से नहीं सोते हैं तो हमें अपनी गर्दन और पीठ में लंबे समय तक दर्द हो सकता है। इस स्लाइड में बाईं तरफ आपको बैठने के सही तरीके के बारे में दर्शाया गया है। वजन उठाने की स्थिति में हम अच्छे पोस्चर का विकास कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले वजन उठाते समय हम सीधे आगे की ओर देखें। नंबर 2 वजन उठाते समय अपने कंधों को पीछे और छाती को आगे रखें।
थोड़ा सा घुटनों को मोड़ें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शिक्षक साथियों, वजन उठाते समय सही पोस्चर का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सही तरीके से वजन नहीं उठाते तो हमें चोट लग सकती है या हमारी रीढ़ की हड्डी को क्षति पहुंच सकती है और हमारी मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। शिक्षक साथियों, अब हम अपने शरीर के आसन अर्थात पोस्चर को सही करने के लिए किए जाने वाले अभ्यासों के बारे में चर्चा करते हैं। आसन सही करने के लिए हमें निम्न प्रकार के अभ्यास करने चाहिए। सर्वप्रथम भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सर्प। भुजंगासन को करते समय हमारे शरीर की मुद्रा सर्प की तरह हो जाती है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करता है तथा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। भुजंगासन के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर का पोस्चर विभिन्न क्रियाओं को करते समय उचित स्थिति में बना रहता है। नंबर 2, चलते समय सर को ऐसी स्थिति में रखना कि आंखें आगे की ओर देखें। आंखों की दृष्टि रेखा और शरीर के बीच 90 अंश का कोण बनना चाहिए। नंबर 3, सिर पर किताब को रखकर चलना। चलते समय उचित संतुलन बनाने के लिए यह अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी इसी का अभ्यास करते हैं। शिक्षक साथियों, आइए हम विद्यार्थी जीवन और स्कूल सिस्टम में खेलों के महत्व के बारे में कुछ चर्चा करें। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके निम्न प्रश्नों के बारे में विचार कीजिए। क्या आपके विद्यालय के समय विभाजन चक्र में शारीरिक शिक्षा की कक्षा का कोई स्थान है? नंबर 2, क्या आपको लगता है कि शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को संचालित करना केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापक की ही जिम्मेदारी है? नंबर 3, क्या आपके विद्यालय या आपके क्षेत्र में खेल आयोजन होते हैं? नंबर 4, क्या आपके विद्यालय के छात्र किसी महत्वपूर्ण खेल आयोजन के लाइव प्रसारण को देखते हैं? नंबर 5, क्या आपके विद्यार्थी किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी को अपना रोल मॉडल मानते हैं? यदि इनमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आपका स्कूल और आपका विद्यार्थी खेलों के क्षेत्र में सक्रिय हैं। परंतु यदि इनमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर ना है, तो आपको अपने विद्यालय और विद्यार्थियों के मध्य शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण और गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आइए हम आपके साथ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। आप अपने विद्यार्थी जीवन में कौन कौन से खेल खेलते थे? अभी आप जब सेवा में हैं तो आपकी रुचि के खेल कौन कौन से हैं? आपके गांव, शहर या कस्बे में लोकप्रिय खेल कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत खेलों और समूह खेल से आप क्या समझते हैं? यदि हम इनमें से कुछ बिंदुओं पर बात करें तो प्रायः हम अपने विद्यार्थी जीवन या युवावस्था में कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। व्यक्तिगत खेल वो हैं जिनमें कोई खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत क्षमता को प्रदर्शित करता है, जैसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जिसमें दौड़ना, कूदना और फेंकना शामिल है। जिम्नास्टिक, तैराकी, पर्वतारोहण, फार्मूला कार रेसिंग भी व्यक्तिगत खेल के उदाहरण हैं। समूह खेल वे होते हैं जिनमें 2 टीमों में कई खिलाड़ी भाग लेते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो, बास्केटबॉल, कबड्डी और अन्य स्थानीय खेल समूह खेल के उदाहरण हैं। विभिन्न विषयों के शिक्षण के साथ शारीरिक शिक्षा का समेकन। शिक्षक साथियों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम स्कूल में भाषा, पर्यावरण, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय उन विषयों के शिक्षण के साथ शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को कैसे जोड़ें। प्रायः आप सोचते होंगे कि ऐसा करना संभव नहीं है, परंतु यदि हम इस पर गंभीरता से सोचें और चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इन विषयों में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को कराने का ढेर सारा स्थान उपलब्ध है। ऐसा करने के लिए आप अपने मध्य 5 या 6 समूह बनाएं
उन समूहों को विषय बार नाम दे दें, जैसे भाषा समूह, पर्यावरण विज्ञान समूह, गणित समूह, विज्ञान समूह और सामाजिक विज्ञान समूह। उसके पश्चात आप चर्चा करें कि इन विषयों को पढ़ाते समय कहां-कहां पर हम बच्चों से शारीरिक गतिविधियां करा सकते हैं। जैसे आप पाएंगे कि गणित के शिक्षण के समय यदि हम बच्चों को लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ऊंचाई आदि नापने के लिए कहते हैं तो उसके साथ शारीरिक गतिविधियां स्वयं हो जाती हैं। इन सभी विचारों को चार्ट पेपर पर अंकित कर लें और अपने विद्यालय के पाठचर्या में इनको स्थान दें। समग्र स्वास्थ्य के लिए योग। शिक्षक साथियों, आप जानते हैं योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का कार्य किया जाता है। पिछले 2 दशकों में संपूर्ण विश्व में स्वस्थ रहने के लिए योग एक शैली के रूप में सामने आया है। योग केवल कुछ क्रियाओं या मुद्राओं का नाम नहीं है। योग के अंतर्गत बहुत सी ऐसी क्रियाएं और विचार सम्मिलित हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा का विकास करते हैं। उन्हीं नियमों में से एक यम नियम है जिसके 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप जानते हैं गांधी जी ने इन 5 सिद्धांतों का पालन करने पर अत्यधिक जोर दिया था। नियम के 5 सिद्धांत हैं: शौच, स्वच्छता, संतोष यानी संतुष्टि, तपस यानी कि तपस्या, स्वाध्याय अर्थात अच्छे साहित्य का अध्ययन और स्वयं को जानना, तथा ईश्वर प्रणिधान, सर्वोच्च पद के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। शिक्षक साथियों, आइए कुछ बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, योग के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग किस प्रकार सहायता कर सकता है? बच्चों के लिए योग के क्या लाभ हैं? योग करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, योग का अर्थ सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं, बल्कि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया, मुद्रा, बंध, धारणा और ध्यान सम्मिलित है। नंबर 2, प्राथमिक कक्षाओं में योग को अनौपचारिक स्तर पर शुरू किया जाता है, लेकिन योग अभ्यासों की औपचारिक शुरुआत कक्षा 6 से होनी चाहिए। योग शारीरिक स्तर पर शक्ति, सहन शक्ति, धैर्य और उच्च ऊर्जा के विकास में मदद करता है। नंबर 4, एकाग्रता, शांति और संतोष में वृद्धि कर योग हमें सद्भावना की ओर अग्रसरित करता है। शिक्षक साथियों, हम अपने विद्यालयों में बच्चों के समक्ष कुछ किए जाने वाले आसनों के बारे में चर्चा करते हैं। शशांकासन। इस योग मुद्रा में शरीर खरगोश के समान आकृति धारण कर लेता है, इसलिए इसको शशांकासन के नाम से जाना जाता है। यह अग्नाशय, नसें, नाड़ियां, नितंब और गुदा इत्यादि के लिए बहुत लाभकारी आसन है। गोमुखासन। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गोमुख की आकृति जैसे होती है, इसलिए इसे गोमुखासन कहा जाता है। यह गठिया, साइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह और कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। सिंहासन। इस आसन को सिंहासन इसलिए कहते हैं क्योंकि बाहर निकली हुई जीभ के साथ चेहरा दहाड़ते हुए शेर की भयंकर छवि को दर्शाता है। संस्कृत में सिंह का अर्थ होता है शेर। सिंहासन आपके आंखों
चेहरे व गर्दन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चित्र में आप प्रसिद्ध विद्यालयों के बच्चों को और उनके शिक्षकों को विभिन्न योगिक क्रियाएं करते हुए देख सकते हैं। भुजंगासन, इस आसन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भुजंग का अर्थ है सर्प। इस आसन को करते समय हमारे शरीर की स्थिति सर्प की तरह हो जाती है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करता है, पैंक्रियाज को सक्रिय रखकर इंसुलिन के सही निर्माण में मदद करता है। यह आसन हमें कब्ज, अपच, गैस और अम्लीयता से बचाता है तथा तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है। योगाभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश। शिक्षक साथियों, हम जानते हैं यदि किसी क्रिया को सही तरीके से ना किया जाए तो लाभ की बजाय उससे हानि होने की संभावना अधिक होती है। अतः योगाभ्यास के लिए इन सामान्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम, अधिकांश आसन, प्राणायाम तथा अन्य यौगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रातः खाली पेट किया जाना चाहिए। सुबह का समय इसके लिए आदर्श समय है। योग का अभ्यास जल्दबाजी में या जब आपके शरीर में थकावट हो तब नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास के लिए हवादार, स्वच्छ और शांतिपूर्ण स्थान का चयन करें। योगाभ्यास से पूर्व स्नान करना आदर्श माना जाता है, परंतु स्नान करने के लिए अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ठंडे या गर्म पानी का उपयोग करें। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इसके बारे में सर्वप्रथम अपने योग शिक्षक को सूचित कर दें। योग अभ्यास की शुरुआत के समय सरल आसनों का अभ्यास करना चाहिए। योग के साथ हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का भी अभ्यास करना चाहिए। अब योग के बारे में विभिन्न ग्रंथों में जो कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, योगा कर्मस कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है, कुशल चित्तैकता योगा, अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। और विष्णु पुराण में कहा गया है, योगा संयोग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मने, अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है।